जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इसको देखकर न केवल भारतवर्ष के लोग चकित होंगे बल्कि पूरे विश्व के ऐसे लोग जो लोकतांत्रिक देश में रहते होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि भारतवर्ष के अंदर एक अजीबो गरीब घटना कैसे घट रही है। पहले बताया गया था, संवैधानिक रूप से बताया गया था कि 23 तारीख को महाराष्ट्र के झारखंड के चुनाव के निष्कर्ष आएंगे और 26 तारीख तक महाराष्ट्र के अंदर नई सरकार का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि पुरानी सरकार की अवधि केवल 26 तारीख तक थी। और यह भी कहा जा रहा था कि जैसे ये नियम इसलिए बनवाया गया था बल्कि रिजल्ट की डेट इतनी आगे बढ़ाई गई थी कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते, अगर बेईमानी ना होती तो महाविकास अघाड़ी जीतती और महाविकास अघाड़ी जीतती और उसके बाद जब कांग्रेस के अंदर एनसीपी, शरद पवार के, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में समन्वय ना हो पाता 3 दिन के अंदर, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया होता। लेकिन राजीव कुमार जी की कृपा, चुनाव आयोग की कृपा, नामों को एडिशन करना, डिलीशन करने की कृपा और चुनाव के परसेंटेज बढ़ने की वजह से महायुति जीत गई। अच्छा, महायुति जीत गई तो ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर तो पहली बड़ी सीधी है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतने खुद के विधायक हैं कि खुद वो अपनी सरकार बना सकते हैं। उनको ना तो एकनाथ शिंदे की आवश्यकता है, ना उनको अजीत पवार की आवश्यकता है। लेकिन जो संवैधानिक चर्चा हो रही थी वो भी परे हो गई। आज रिजल्ट आए हुए करीब 10 दिन हो गए, 26 तारीख निकले भी 7-8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक न तो सरकार का गठन हुआ है और न राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा? क्या जो ये संवैधानिक प्रारूप है ये महायुति के जीतने पे डिफरेंट होता है और महाविकास अघाड़ी की जीतने पे डिफरेंट होता है। तो अगर कानूनन पुरानी सरकार की अवधि खत्म हो गई थी और नई सरकार को पदभार संभाल लेना था, तो आज 2 तारीख हो गई है, अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हुआ। इसके बावजूद कि उनको बहुत तगड़ी मेजॉरिटी मिली है महायुति को और भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में मेजॉरिटी मिल गई है। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न ये कि एकनाथ शिंदे जी जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर महायुति में आए थे और मुख्यमंत्री बने थे, पहली बात तो ये, वो महायुति के जो मुख्यमंत्री बने थे वो महाराष्ट्र के नेताओं की वजह से नहीं बने थे, वो दिल्ली सरकार के हाईकमान जो भारतीय जनता पार्टी का था उसकी वजह से बने थे। क्योंकि अगर महाराष्ट्र बीजेपी की बात मानी गई होती तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए होते और एकनाथ शिंदे कम विधायक थे, उप मुख्यमंत्री बनते। लेकिन क्योंकि एकनाथ शिंदे सीधे अमित शाह से और मोदी जी से उनका संपर्क था और क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था उसको उन्होंने इग्नोर किया था, इसलिए वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2.5 साल बने रहे। अब खैर रिजल्ट आ गए, जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अमित शाह साहब भी मुंबई गए, बात करने की उन्होंने कोशिश की, बैठक बुलाई और उस बैठक के पहले अचानक एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए जहां पे नेटवर्क नहीं आता था और लोगों के संपर्क से बाहर हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि साहब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उनको गले का इन्फेक्शन हो गया है और बताया गया कि बड़ी भीषण स्थिति हो गई है। फिर उसके बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, दोबारा मुंबई के अंदर मीटिंग रखी गई, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब का स्वास्थ्य खराब हो गया। यह बात समझ में आती है कि या तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया या उन्होंने महायुति के स्वास्थ्य को खराब करने का पूरा निर्णय ले लिया है। क्योंकि चुनाव के रिजल्ट आने के 10 दिन के बाद तक भी अभी तक सरकार का गठन न होना एक हास्यास्पद स्थिति पैदा कर रहा है। न केवल महाराष्ट्र के जनता के निष्कर्ष, जो भी जनता का निष्कर्ष है या चुनाव आयोग का निष्कर्ष है या राजीव कुमार जी का निष्कर्ष है, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो एक संवैधानिक कर्तव्य है और जो बंधन है उनको तोड़ना
और सरकार का न बनना और राष्ट्रपति शासन का न लागू होना, यह दिखाता है कि हमारे देश के लोकतंत्र संविधान की आज स्थिति क्या है। अच्छा, इस बीच में जो जितेंद्र आव्हाड साहब हैं, जो एनसीपी शरद पवार के सबसे खास नेता हैं, शरद पवार जी के सबके खासम खास हैं, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे विधायकों ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अगर ईवीएम पे आपको शक है, चुनावी प्रक्रिया पे आपको शक है, तो जो चुनाव में नंबर 2, नंबर 3 पे कैंडिडेट्स हैं जो हारे हैं विजयी कैंडिडेट के खिलाफ, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, अगर वो चाहें तो चुनाव आयोग में कुछ पैसा जमा कराने पर वहां पे मतगणना दोबारा भी हो सकती है और ईवीएम और वीवीपैट के 5% का मिलान भी हो सकता है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अच्छा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस के विधायकों ने ये पैसा भी जमा कराया और चुनाव आयोग में एप्लीकेशन लगाई कि ये करें जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो चुनाव आयोग ने इसको अभी तक नहीं किया, जबकि हरियाणा को चुनाव हुए कितने दिन हो गए आपको पता है। महाराष्ट्र के अंदर भी योगेंद्र पवार, जो अजीत पवार के सगे भतीजे हैं और शरद पवार के पौत्र हैं, उन्होंने भी वहां पैसा जमा कराया। महाविकास अघाड़ी के बहुत सारे विधायकों ने पैसा जमा करा दिया और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को वो करना चाहिए जो करना नियत है कि मतगणना भी हो, वीवीपैट और ईवीएम के बीच का मिलान भी हो। और इसके बाद एक बड़ी अच्छी टिप्पणी जस्टिस खन्ना ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज की तारीख में हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक नियम का परिवर्तन किया था कि एक पोलिंग बूथ पर जो पहले 1200 वोट पड़ा करने की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 1500 कर दिया। तो उन्होंने ये कहा, खन्ना साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि भाई एक वोट डालने में कितना टाइम लगता है और उसके हिसाब से अगर सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक टोटल वोट पड़ते हैं तो उसमें 1500 वोट तो पढ़ ही नहीं सकते टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार, और 1500 वोट पढ़ नहीं सकते तो आपने 1200 वोट बढ़ा के 1500 वोट कैसे कर दिए। अब चुनाव आयोग के बाद उसका, तो चुनाव आयोग आज की तारीख में तो ये बताने की स्थिति में है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि अगर हारा हुआ कैंडिडेट पैसे जमा करा दे चुनाव आयोग के पास, तो जो वीवीपैट और ईवीएम के बीच का मिलान है और जो रिकाउंटिंग है उसको कराना चाहिए, चुनाव आयोग को कराना पड़ेगा, ये एक प्रकार का ऑर्डर है। उस ऑर्डर होने के बावजूद चुनाव आयोग उस चीज का उल्लंघन कैसे कर रहा है? तो क्या इसका यह मतलब है कि चुनाव आयोग ने बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों के आदेश पर यह सोच लिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करेंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे? अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे तो क्या इसके बाद अगर चुनाव आयोग के उनकी मांग न मानने वाले विपक्षी दल अगर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में तो उनको जाना चाहिए फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि आपने एक स्पष्ट आदेश दिया और स्पष्ट आदेश का अनुपालन चुनाव आयोग ना तो हरियाणा में कर रहा है और ना महाराष्ट्र में कर रहा है। तो महाराष्ट्र में तो जो आखिरी दिन नियत किया गया था, इतने दिन के अंदर आपको पैसा जमा कराना है, बहुत सारे हारे हुए कैंडिडेट ने पैसा जमा करा दिया और इसके बावजूद चुनाव आयोग इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ऑनरेडी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है और इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रक्रिया चुनाव आयुक्तों पे चलाई जानी चाहिए। इसके अलावा नोएडा में आप देखिए, दिल्ली में किसान जो हैं, जो अन्नदाता हैं, जो पहले 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, उनको नहीं घुसने दिया गया था, अपने लोकतांत्रिक हकों का डिमांड रखते हुए बिना ट्रैक्टर में चलते हुए, क्योंकि पहले कहा गया था ट्रैक्टर आएंगे सब व्यवस्था पैदा होगी, पैदल दिल्ली की तरफ आने के लिए तैयार है, उनको बैरिकेड्स लगा के रोक दिया गया है जैसे पहले रोका गया था। तो क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए और संवैधानिक प्रक्रिया के लिए उचित बात है? क्या देश के अन्नदाता को, किसान को, जो उसकी जेन्युइन डिमांड है कि उसकी जो जमीन अधिग्रहित किया जाए, जो भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार उसको पैसा मिलना चाहिए, 10% एरिया उसके रेजिडेंशियल एरिया के लिए छोड़ देना चाहिए, उसको वहां रोजगार मिलना चाहिए, अगर ये डिमांड वो कर रहा है तो इस डिमांड में उसे रोकना और दिल्ली तक ना पहुंचने देना लोकतांत्रिक देश के अंदर
भाई हमने तो देखा फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, अमेरिका के अंदर किसान जो है ट्रैक्टर लेके राजधानी तक आ जाता है। चलिए आप ट्रैक्टर मत लाने दीजिए, आपको डर लगता है अगर, तो उनको पैदल तो मार्च करने दीजिए, हिंसा मत करने दीजिए, पुलिस की व्यवस्था कराइए, लेकिन उनको दिल्ली में आने से रोकने का क्या मतलब है? अच्छा, एक बहुत अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र में शोलापुर में एक गांव के लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पे क्योंकि हमें लगता है कि पूरी तरह से बेईमानी हुई है, हम अपने गांव के अंदर पंचों के सामने बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, और जो चुनाव आयोग ने कहा है ईवीएम से जो वोट पड़े हैं, जिसके अनुसार कांग्रेस के लोगों को एक भी वोट नहीं मिला है, जबकि 80% उस गांव के लोग कहते हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, वो कहते हैं हम बैलेट पेपर से चुनाव करके एग्जिट पोल और प्री पोल सर्वे आपको जो करना है कर लीजिए, हम दिखाएंगे कि इस गांव के अंदर 80% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, और इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने वो नहीं किया है जो उसको करना चाहिए। तो ये जो पूरे देश के लोकतंत्र और संविधान में प्रश्न उठ रहे हैं, इस पे एक गंभीर विचार करने की आवश्यकता है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे चुनाव आयोग को जाग जाना चाहिए, वरना देश के लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।